आगे प्रदेश भर में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां अपनी दो लिस्ट निकाल चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने लिस्ट में गहन मंथन के बाद चुनिंदा नाम को शामिल किया है, जिसमें आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने 2018 की जीत के बाद फिर से उम्मीदवार के रूप में रफीक खान को चुना है। कांग्रेस सरकार का भरोसा खुद पर दिखाने के बाद अब 2023 चुनाव में क्या रणनीति बनाकर रफीक खान जनता के बीच जाएंगे, देखिए उस पर एक खास रिपोर्ट नवतेज टीवी के संवाददाता शिवानी शर्मा की। विधानसभा चुनाव की डेट आते ही टिकटों की सूची का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार की दूसरी सूची आते ही कांग्रेस सरकार ने इस बार भी आदर्श नगर से रफीक खान को उतारा है। आपको बता दें कि रफीक खान जी ने 2018 के चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करी थी और इस बार भी कांग्रेस सरकार ने रफीक खान जी पे भरोसा दिखाते हुए बतौर उम्मीदवार इन्हें आदर्श नगर से उतारा है। आइए सीधी बातचीत करते हैं रफीक खान जी से। सर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्योंकि सरकार ने एक बार दोबारा आप पर भरोसा दिखाया है? देखिए, ऐसा है कि आदर्श नगर से मुझे प्रत्याशी बनाया है और जिस तरह से मैंने 5 साल काम किया पूरे क्षेत्र के अंदर, 2 अलग अलग बातों को लेकर हम चल रहे हैं। एक तो वो काम जो हमने कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 साल में किए और आम जनता के लिए 5 साल में काम किए, आम जनता को लाभान्वित किया और कोई कमी कोई कसर हमने नहीं छोड़ी जो पूरे 5 साल के अंदर कि किसी भी तरह का कोई काम हो जो हमने नहीं किया हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, चाहे राशन का मसला हो, चाहे फूड सिक्योरिटी का मसला हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी का मसला हो और चाहे रोजगार का मसला हो, किसी भी मामले में, और चाहे चिकित्सा का मसला हो, चाहे हेल्थ का इशू हो, किसी भी मामले में हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं जब चुनाव लड़ने आया था तो मैं ये कहता था कि मेरे से पूछा किसी पत्रकार ने कि पहले 3 काम बताओ, क्या पहले 3 काम करोगे प्रायोरिटी से? तो मैंने कहा था कि डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। और आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं था, पीने का पानी उपलब्ध कराया, 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाई, 1 कॉलेज खुलवाई, कुछ स्कूलें हमने क्रमोन्नत करवाई, कुछ को प्राइमरी को अपर प्राइमरी कराया, अपर प्राइमरी को हायर सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट किया। बहुत सारे आधारभूत काम जो यहाँ बरसों से नहीं हुए थे वो काम हमने किए और मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे को नज़र आता है कि 5 साल पहले स्थितियाँ क्या थी और आज स्थिति क्या है। जो चुनाव प्रचार के दौरान पिछले टेन्योर में, पिछले जब इलेक्शन में, तो मैं ये कहता था कि आप काम कराते कराते थक जाओगे, लेकिन मैं काम करता करता नहीं थकूंगा। और जब मैं विधायक बन गया तो मेरे मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा विधायक मांगता मांगता थक जाएगा, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो कोई भी आदमी ये कहे कि मेरा काम नहीं हुआ या ऐसा हुआ, ये सब बेईमानी है। मुख्यमंत्री ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मैंने काम कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ऑनवर्ड्स, अभी चुनाव के सामने हैं, हम सामने चुनाव दिख रहा है और चुनाव के अंदर हम क्या मुद्दे लेके चुनाव में जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये लेके जाएंगे कि हमारी परफॉर्मेंस देखो और पिछले 20-30 सालों को कंपेयर करो। अगर उन 20-30 सालों पे हमारे ये 5 साल का काम भारी नहीं पड़े तो फिर आप हमें कहो कि आपने काम नहीं किया, और भारी पड़े तो कांग्रेस के समर्थन में आओ और वोट दो कांग्रेस को। और दूसरी जो बात, मुख्यमंत्री ने अभी एक मिशन 2030 लॉन्च किया और मिशन 2030 का लक्ष्य ये था, उसका पर्पज़ ये था उसको लागू करने का कि हम राजस्थान को पूरे हिंदुस्तान में और पूरी धरती के ऊपर, पूरे विश्व पटल पे हम कैसा राजस्थान देखना चाहते हैं, किस तरह का राजस्थान 2030 में हम कल्पना करना चाहते हैं। क्या एजुकेशन सिस्टम हो, क्या अर्बनाइजेशन हो, कैसे हाउसिंग फैसिलिटी हो, कैसे गरीब आदमी के लिए सीवरेज सैनिटेशन की व्यवस्था हो, कैसे आम आदमी के लिए राशन की व्यवस्था हो, कैसे फूड सिक्योरिटी के रूप में हम काम करें, कैसे हम सोशल सिक्योरिटी के रूप में काम करें। इतनी बड़ी योजनाएं बना दी, गिग वर्कर्स के लिए एक्ट बना दिया मुख्यमंत्री ने, कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। तो अब इन सब को लेकर के हम आगे जब जाते हैं तो आने वाले भविष्य में हम राजस्थान का को किस मॉडल के रूप में देखना चाहते हैं, इसको लेकर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया
और पूरे राजस्थान में सजेशन इनवाइट किए गए, सुझाव इनवाइट किए गए। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जब किसी भी सुझाव में, किसी भी काम के अंदर प्रदेश की जनता 60% से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, 4-4.5 करोड़ वोटर जिस स्टेट के अंदर हों, उस स्टेट के अंदर अगर 3 करोड़ से ज़्यादा लोग बाग एक मुद्दे पे राय दे दें, एक मुद्दे पे सजेशन दे दें, तो इसका मतलब ये है कि आपका सजेशन मांगने का जो रीज़न है, जो लक्ष्य है, उसमें आप कामयाब हो गए हो, क्योंकि प्रदेश की 60% से ज़्यादा जनता आपके साथ में है। उसमें स्टूडेंट अपना प्रपोजल दे रहे हैं, उसमें टीचर्स अपना प्रपोजल दे रही है, उसमें खेलने की फैसिलिटी के लिए अलग बात आ रही है, उसमें राशन के लिए अलग बात आ रही है, उसमें समाज का हर तबका आखिर में खड़ा हुआ व्यक्ति भी अपनी बात कर रहा है, जातिगत गणना की भी बात हो रही है। दुनिया भर के सजेशन उसमें आए, उन सजेशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया। और मैं समझता हूं कि हर विधायक को अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आप क्या करने वाले हो जनता को पता लगे। तो उसमें कैसा राजस्थान हम देखेंगे, उसमें आदर्श नगर कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या रोल होगा, कहाँ हम खड़े रहेंगे, किस तरह से रोजगार सर्जन करेंगे, किस तरह से अर्बनाइजेशन होगा, किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कैसे ट्रेड प्रमोशन होगा, कैसे गरीब आदमी की सुनी जाएगी, कैसे गरीब आदमी की तरक्की होगी, कैसे आम आदमी को फ़ायदा मिलेगा, कैसे हम साफ सफाई, सीवरेज, सैनिटेशन, कैसे हम रोड सुरक्षा, रोड सड़क, सीवरेज, इन सब का काम हम कर पाएंगे। इन सब बातों का समावेश करके हमने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे। ये हमने किया है और ये करेंगे। इन सब बातों को लेके जनता के बीच में जाएंगे और 156 का आंकड़ा छुएंगे, सरकार बनाएंगे। सर, चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का कितना असर पड़ेगा? कोई ये कह दे कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है, होती है। कई बार आदमी इस बात से भी नाराज़ हो जाता है कि मैंने आपको नमस्कार किया, आपने देखा नहीं। होती है नाराज़गी, नाराज़गी भी दूर की जाएगी। फिल्मी गाना है, रूठा है तो मना लेंगे, तो मनाएंगे, लेकिन हमने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किए हैं, किसी के ऊपर दमन नहीं किया है, अत्याचार नहीं किया है, जुल्म नहीं किया है। छोटी मोटी एंटी इनकम्बेंसी होती है, नाराज़गी होगी, दूर करेंगे। ये उन लोगों के लिए चिंता का विषय है जो ज़िंदगी भर से जुल्म करते रहे हैं। मेरे जैसी विधानसभा और कांग्रेस पार्टी के लोगों पे ये लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम कोई गलत काम, गलत पराकाष्ठा, गलत परिपाटी नहीं डालते हैं। आम आदमी को साथ लेके चलते हैं, साथ लेके चलते हैं, साथ लेके चले हैं और साथ लेके चलेंगे। सर, कल सुरेश मिश्रा जी जो कांग्रेस से काफ़ी समय से जुड़े हुए थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है। कहना है उनका कि कांग्रेस सरकार सनातन धर्म को नहीं मानती है और कहीं ना कहीं उनको पायलट जी के खेमे से भी जोड़ा जाता है, माना जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई संकेत है या क्या कुछ कहेंगे इस बात पे? कांग्रेस में उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है, लीडर्स ज़्यादा है और बीजेपी के अंदर हमेशा से क्राइसिस रहा है और वो हमेशा नेता इंपोर्ट करती रही है। उनका बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत सारे नेता उनके यहाँ के ही उनको कांग्रेस के बैकग्राउंड के मिलेंगे, जो कोई कभी चला गया, कोई कभी चला गया। लेकिन किसी शायर ने एक शेर कहा है कि मेहरबान हो के बुला लो मुझे, मेहरबान हो के बुला लो मुझे, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो फिर ना आ सकूं। ये फिर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे और विचारधारा से कांग्रेसी हैं। जब ये जाएंगे और चुनाव प्रचार में खड़े होंगे तो इनकी दिल की आवाज़ वही आएगी कि मैं तो कांग्रेसी हूँ, वोट कांग्रेस के लिए मांगूंगा, दिखाने के लिए। जब कई बार आदमी को ये लगता है कि मेरे को टिकट नहीं मिल रही, मैं इतने सालों से नेतागिरी कर रहा हूँ, कई बार राइट प्लेस भी नहीं होता है, राइट जगह भी नहीं होता है और एक ही जगह पे 100 बराबर के नेता खड़े हो जाते हैं, तो उनमें कभी कभार पलायन हो जाता है। डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, हर आदमी को अपनी बात कहने का, करने का अधिकार है। उनको जो समझ में आया उन्होंने किया। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है, समाज में आखिरी पंक्ति में खड़े होकर आदमी को लेके चलती है। मुझे मिल गए तो ये ज़रूर शेर सुनाऊंगा उनको, फिर सुना देता हूँ। मेहरबान होके बुला लो मुझे, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो फिर ना आ सकूं। सर, आदर्श नगर से कुछ दिन पहले ही एक वरिष्ठ पार्षद ने आपका पुतला जलाया था और उनका कहना है कि मैं आपके सामने वो चुनाव लड़ने आ रहे। क्या कुछ कहेंगे? सबको अपनी बात कहने का अधिकार है।
यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पार्टी के अंदर भी आदमी ये चाहता है कि मुझे भी टिकट मिले। हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, आप किसी की महत्वाकांक्षा को नहीं दबा सकते। हर आदमी के अंदर होती है, होनी भी चाहिए। आदमी को तरक्की करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब चूंकि पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया, टिकट तक सब लड़ाई वाजिब है, आदमी को लड़नी चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन जिस पार्टी के हम अनुशासित सिपाही हैं, उनके साथ रह के हमें को पार्टी की पैरवी करनी चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश में मैसेज जाए और हम कांग्रेस की सरकार फिर से बना पाएँ। सर, कल सवाई माधोपुर में दानिश जी की गाड़ी पर जो हमला हुआ, उस पर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि ये उन्होंने ही अपने कार्यकर्ताओं से करवाया है, क्योंकि उन्हें लेमलाइट में आना है। किरोड़ी लाल जी को सब जानते हैं, सब जानते हैं। कहीं बोलते कुछ हैं, कर कुछ जाते हैं। कहते हैं कि मैं चौमू जा रहा हूँ, पहुँचते टोंक हैं। तो उनकी आदत है इस तरह से करने की। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि राजनीति में ये सब बातें शोभा नहीं देती। आप मुद्दों पे राजनीति करो, किसी पे हमला करा के, किसी पे अटैक करा के, किसी की गाड़ी तुड़वा के, किसी के साथ रंजिश निकाल के, इससे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। किरोड़ी जी को मैसेज देना चाहता हूँ, मुद्दों पे राजनीति करे, काम के आधार पे जाए। दानिश ने बहुत काम कराया है पूरे सवाई माधोपुर में। जितना काम पिछले 20-30 सालों में, 40 सालों में नहीं हुआ, वो दानिश ने इतने पिछले 5 सालों में कराया है। इस बात की घबराहट है कि मैं इतना बड़ा लीडर एक युवा नेता से नहीं हार जाऊं। इस बात की बौखलाहट में लोगों ने अटैक किया, लेकिन इससे दानिश को सिंपैथी मिली है। मुझे पूरा विश्वास है दानिश मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। ये चाहे एक अटैक करें और चाहे 100 अटैक करें, दानिश घबराने वाला जीव नहीं है। चुनाव लड़ेगा मजबूती से और चुनाव जीतेगा। सर, बीजेपी हमेशा कांग्रेस सरकार को महंगाई, महिला, क्राइम सबसे घेरती है कि कुछ नहीं कर पा रही है, सिर्फ बैठी है, चुनाव में दौरे कर रही है और कुछ नहीं है। क्या बोलूं? महंगाई की बात तो बीजेपी न बोले तो अच्छा है। टमाटर पे ऊपर गाना बना एक, मोदी तेरे राज में टमाटर का भाव क्या। पीछे से आवाज आती है 200 रुपया, 200 रुपया। और मैंने भी गलती से उसको मेरे फेसबुक पे लगा दिया। तो और किसी बात को तो लोगों ने देखा नहीं देखा, लेकिन टमाटर के भाव को मिलियंस ने देखा। तो इसका मतलब क्या है? मोदी जी को बोलो महंगाई कम करे, डीजल पेट्रोल के दाम कम करे, गैस के दाम कम करे। गैस में उज्ज्वला योजना को इन्होंने, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिया, चूल्हे दिए। अरे चूल्हों के गैस के दाम सीखो राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से। राजस्थान में उज्ज्वला के बेनिफिशियरीज को सिलेंडर 500 रुपये में दे दिया गया है। आप भी दे दो, जनता माफ नहीं करेगी। नहीं तो महंगाई कम कर दो। रही राजस्थान की बात, क्राइम की बात, महिला की बात, महिला अगर किसी राज्य में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो वो राज्य राजस्थान है। हरियाणा से लोग पलायन कर रहे हैं, यूपी से लोग पलायन कर रहे हैं। कभी आपने सुना है कि राजस्थान का आदमी यूपी में जाके घर बना के रह रहा है? कभी सुना है आपने कि राजस्थान का आदमी हरियाणा में घर बना के रह रहा है? क्यों? हरियाणा के और यूपी के आदमी यहाँ क्यों आते हैं? सेफ्टी सिक्योरिटी है। मेरे को एक आदमी आए, बोले साहब, डिबेट में बोला मेरे को बीजेपी का एक कार्यकर्ता कि वहाँ गाड़ियाँ सड़क पे सुरक्षित नहीं है, गाड़ियाँ सड़क पे सुरक्षित नहीं है, लोग शीशे फोड़ देते हैं। वो बोले यहाँ, मैंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो उठाई गिरे चोर उचक्के यहाँ आ रहे हैं, ये हरियाणा यूपी से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो आजकल राजस्थान आ गए हैं। तो ये मानते हैं वो भी कि यूपी और हरियाणा सुरक्षित नहीं है, राजस्थान सुरक्षित राज्य है। केसेस की जहाँ तक बात है, मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया, कोई छोटी सी भी कंप्लेंट लेके आए मना मत करो। पिछले 5 साल में वसुंधरा जी ने रिपोर्ट दर्ज करने में पाबंदी लगा दी थी। जांच और न्याय तो बात की बात है। वो कह रही थी कि रिपोर्टें ही झूठी है इसलिए दर्ज ही मत करो। अरे आप कौन होते हो तय करने वाले? कानून तय करेगा कि रिपोर्ट झूठी है कि सच्ची है। रिपोर्ट तो दर्ज करो। हमने अपने समय में रिपोर्ट दर्ज करी, और जो उन्होंने पिछले सालों में रिपोर्टें नहीं दर्ज करी वो भी हमने दर्ज करी। केसेस दर्ज करते हैं, न्याय पे ले जाते हैं, डिसीजन भी होते हैं, एफआईआर भी लगती है, चालान भी होते हैं। लेकिन हम ये काम नहीं करते कि हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करें। हम आम आदमी को, जनता को विश्वास दिलाते हैं
कि आप रिपोर्ट दर्ज कराओ, कानून अपना काम करेगा और पीड़ित के साथ न्याय होगा। सर, प्रियंका जी दौरे पे आ रही है झुंझुनू, तो ईआरसीपी का मुद्दा यहाँ पे मेन मुद्दा रहेगा। देखिए, झुंझुनू में ईआरसीपी का मुद्दा नहीं है। ईआरसीपी का मुद्दा ईस्टर्न बेल्ट के अंदर है, और लेकिन मुद्दा तो बहुत बड़ा है। 14 राज्यों में पानी का मसला है। 14 राज्यों में पानी के लिए एक पानी वो वेस्ट हो रहा है, और हम कह रहे हैं कि क्या बुराई क्या है इसमें। मैं सवाल करना चाहता हूँ मोदी जी से, अमित शाह जी से, बुराई क्या है इसमें? क्यों नहीं करने देना चाह रहे? ये एक पानी बह के जा रहा है, किसान के काम आ जाएगा, इंसान के काम आ जाएगा, पीने के काम आ जाएगा, नहाने धोने के काम आ जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए काम आ जाएगा। क्या बुराई है उसके अंदर? क्यों बह के देना चाहते हो उस पानी को? मैं चाहता हूँ कि न केवल पानी रोका जाए, किसानों को भी दिया जाए और आम आदमी को भी दिया जाए, और जो बह के फालतू जा रहा है फिर भी ओवरफ्लो बचता है, तो हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं पेयजल की और जो पानी के का काम करती है, या जिसमें पानी रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है, उनके लिए भी एक इंडस्ट्रियल हब बने, पानी काम आए, आम आदमी के काम आए, किसान के काम आए, घर के काम आए, पीने के पानी के रूप में काम आए, नहाने धोने के रूप में पानी काम आए। ऐसी योजना को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको उसमें डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, अधिकारी को डिमोरलाइज नहीं करे, स्टेट को डिमोरलाइज नहीं करे, उसको प्रमोट करे ताकि ऐसी स्कीमें लागू हो। रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानस चून। तो बिना पानी कुछ नहीं है। पानी को बचाओ, पानी को काम में लो। बहुत बड़ी योजना है, पूरे 14 राज्य लाभान्वित होंगे और एक हरित क्रांति का आगाज होगा। बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। पानी आदमी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, कि जो लोग आपसे नाराज़ हैं, क्या उन्हें इस बार इस चुनाव में मनाने की कोशिश रहेगी? क्या कांग्रेस सरकार वापस आएगी? कितनी सीटों पे आएगी? मैंने पहले ही कहा, गाना भी सुना दिया आपको, रूठा है तो मना लेंगे, मनाएंगे, सबको मनाएंगे और मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ रफ़ीक खान जी, जिनका दावा है कि कांग्रेस आएगी और जो रूठे हैं उनको मना के लाएगी। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।